विश्वनाथ को देवधर के खर्राटों की आवाज से राहत तो मिली थी, पर वो खौफ में था कि उसकी जुबान से नशे में न जाने क्या क्या निकल गया होगा और न जाने देवधर को क्या क्या याद होगा। विश्वनाथ अपने आप को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा। बहुत देर तक दिमाग लगाने के बाद उसने सोचा, अगर ये सोकर उठा तो मैं भी कह दूंगा कि मैं सो रहा था और मुझे कुछ याद नहीं कि मैं नशे में क्या क्या कह गया। जब विश्वनाथ ने देखा कि देवधर किसी भी तरह से नहीं उठ रहा है, तो उसने आसपास के लोगों को देखकर एक आदमी से कहा, अरे मित्र, मेरे दोस्त ने आज बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है, क्या आप इसे घर पहुंचाने में मेरी मदद करोगे? जैसे ही शराब की दुकान में काम करने वाले ने देवधर की शक्ल को देखा तो वो पहचान गया और विश्वनाथ से बोला, अरे आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ये हमारे यहाँ रोज शराब पीने आते हैं, इनका घर बहुत दूर नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, हम इन्हें अच्छे से और सावधानी पूर्वक घर छोड़ देंगे। विश्वनाथ ने देवधर की जिम्मेदारी उस शराब खाने में काम करने वाले इंसान को दे दी और कहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपसे ऐसे मदद मांगते हुए, पर कृपया करके आप इससे घर छोड़ दीजिएगा। हमने आज बहुत ज्यादा शराब पी ली है और ऐसी हालत के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। शराब खाने में काम करने वाला आदमी बहुत ही नर्म स्वर में बोला, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ ऐसी हालतों को। विश्वनाथ देवधर की जिम्मेदारी उस आदमी को देकर शराब खाने से बाहर निकल गया। एक बार जाते हुए विश्वनाथ ने देवधर की ओर एक झलक देखा और फिर बाहर निकल गया। बाहर बादल बहुत ज्यादा छाए थे और ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। उधर मयंक पिछले 3 दिनों के बाद अपने घर पहुंचा था और घर पहुंचते ही उसकी माँ तक ये खबर पहुंच गई थी। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपना मुंह धोने के लिए गुसल खाने में गया। जैसे ही वो भीतर गया, उसे एक सेविका ने आकर सूचना दी, मयंक जी, आपकी माँ आई है आपसे मिलने, बाहर आ जाइए। जैसे ही मयंक ने सुना कि बाहर माँ खड़ी है, तो उसने बहुत ही धीमे स्वर में सेविका से कहा, विश्वनाथ को मेरे पास वाले कमरे में ही कुछ देर के लिए रोक कर रखो। मयंक ये बोलकर बाहर आ गया। जब राम बहादुर ने मयंक को बिना कुछ खाए पिए ही बाहर जाते हुए देखा, बीच में ही रोकते हुए बोला, आपने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और ना ही पिया है। जब राम बहादुर ने ये देखा कि मयंक उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ गया, तो उसने एक जोर से सांस ली और चुप हो गया। 3 दिन पहले मयंक को प्रियांक के गायब होने के बारे में कुछ जानकारियां मिली थी और जानकारी मिलते ही मयंक उस जगह पर पता करने के लिए चला गया था। जैसे ही वो लौटकर आया, सब प्रियांक के बारे में जानना चाहते थे और इस वक्त मयंक के पास पानी पीने तक का समय नहीं था। मयंक का छोटा भाई प्रियांक जब से गायब हुआ था, तब से पूरे घर में ही कोई अच्छे से ना खा रहा था और ना ही पी रहा था और सबसे ज्यादा खराब हालत उसकी माँ की ही थी। मयंक की माँ अमरावती कुछ देर से मयंक का इंतजार कर रही थी। मयंक पहुंचते ही बोला, माँ, आपने मुझे बुलाया? मयंक की माँ अमरावती ने मयंक को देखते ही कलिस लगा लिया और फिर पूछा, क्या प्रियांक के बारे में कुछ सूचना मिली तुम्हें? माँ की बात सुनकर मयंक ने तुरंत ही ना करते हुए सिर हिला दिया और कहा, नहीं माँ, मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। अपने बेटे की जुबान से ये बात सुनकर अमरावती तुरंत बोल पड़ी, तुम्हें कुछ सूचना मिली थी और उसके बाद तुम गोल बाजार गए थे। अपनी माँ की बात सुनकर मयंक के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने उदासी भरे भाव से अपनी माँ से कहा, हाँ, मैं गोल बाजार गया था, पर वहां पर कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिली। मुझे लगता है कि मुझे कोई गलत खबर मिली थी। अपने बेटे के चेहरे पर इस तरह निराशा के भाव को देखकर अमरावती बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने आप को थोड़ा मजबूत किया और एक लंबी और गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, मयंक, अब इस तरह समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। अमरावती जानती थी कि उनका बड़ा बेटा प्रियांक को ढूंढने में कई दिनों और रातों से लगा हुआ था और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। अब अमरावती को अपने बेटे से शिकायत या निराशा नहीं थी। वो जानती थी कि उनके बेटे ने अपनी तरफ से प्रियांक को ढूंढने की पूरी कोशिश की है और अब वो जल्दबाजी या फिर कोई भी शिकायत मयंक से नहीं करना चाहती थी। पिछले 15 दिनों से प्रियांक गायब था और यही वजह थी कि अमरावती बहुत बेचैन थी अपने बेटे के लिए। हर सुबह और हर रात अमरावती अपने बेटे का चेहरा सपने में देखती और जब भी वो मयंक को देखती तो उन्हें और भी ज्यादा प्रियांक की याद सताती।
क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। अमरावती एक बार मयंक की ओर देखकर बहुत प्यार से बोली, बेटे, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे दादा अब बूढ़े हो रहे हैं और तुम्हारे पिता को घर की किसी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्रियांक को ढूंढने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर है। तुम्हें पता है ना ये बात? अपनी माँ की बात सुनकर प्रियांक ने बहुत ही अच्छे से और प्यार से अपनी माँ से कहा, आपका बेटा ये बात बहुत अच्छे से जानता है माँ। अमरावती ने अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, ठीक है, अब तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। ठीक है माँ, आप भी अपना ख्याल रखिए। माँ के कक्ष से बाहर आकर वो अपने कक्ष गया और फिर बैठकर फूलों का रस पीते हुए राम बहादुर से पूछा, विश्वनाथ कहाँ है? राम बहादुर ने मयंक के पास आकर धीरे से कहा, आप ये फूलों का रस पी लीजिए, तब तक मैं आपके बगल वाले कमरे में उसको बिठा कर रखता हूँ। राम बहादुर के ये कहने से पहले ही मयंक गिलास लेकर बाहर जाने लगा तो राम बहादुर ने उसे रोककर कहा, मयंक जी, आपको पहले नहा लेना चाहिए और उसके बाद अच्छे से खाना खाकर फिर विश्वनाथ से मिलने आइए। मयंक ने राम बहादुर की बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और जाते हुए उससे बोलकर गया, नहाने का पानी गर्म करो, तब तक मैं उससे बात करके आया। ये कहकर मयंक अपने तेज कदमों से पास वाले कक्ष में पहुंच गया। उस कक्ष में बैठा हुआ आदमी एकदम से मयंक को देखकर उठ खड़ा हुआ और खड़े होकर अभिवादन किया और कहा, मैं देख रहा हूँ आपको जैसे आप दिखते हैं मुझको। विश्वनाथ का ये अतरंगी सलाम सुनते हुए मयंक कुर्सी पर बैठ गया और फिर उसने पूछा, कुछ दिक्कत है या फिर कुछ हुआ है? विश्वनाथ का असली नाम कुछ और ही था और अगर अरकाला के रास्ते में कोई भी व्यक्ति विश्वनाथ नाम से मिलता है तो इसका यही मतलब होता है कि उसे पूरे राज्य में कोई पहचान नहीं सकता और ना ही कोई उसकी असली पहचान बता सकता है। विश्वनाथ जैसा शराब खाने में दिख रहा था उससे अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका पहनावा और उसके बोलने और चलने का तरीका भी कोई भी पहचान नहीं सकता कि ये वही आदमी है जो उस दिन नशे में धुत था। जब मयंक को वामाक्षी से मालूम हुआ था कि देवधर को शराब पीने का बहुत शौक था तो उसने ये सारा षड्यंत्र रचा था। मयंक बहुत ही अच्छे से ये बात जानता था कि रोज शराब पीने के बाद कोई भी आदमी कुछ भी सच बोल सकता है और फिर महंगी शराब पीने के लिए तो शराब पीने वाला आदमी सब सच बोल ही देगा। सिर्फ इसलिए मयंक ने ये जाल बिछाया था। मयंक अच्छे से इस बात को जानता था कि अगर आपके पास दिमाग है और आप उस दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे तो बिना किसी को किसी तरह की खबर हुए आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। विश्वनाथ नाम के वो नकली आदमी ने मयंक के सामने सर झुकाकर अपनी बात कही। देवधर ने बहुत ही नशे में अरकाला विश्वविद्यालय के अध्यापक कृष्ण मूर्ति का नाम लिया था। उसके बाद वो कुछ और भी कहने वाला था पर नशा बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बुरी तरह से बेहोश हो गए और उसके बाद मैं उससे कोई जानकारी नहीं निकाल पाया। विश्वनाथ की बात सुनकर मयंक कुछ देर तक सोच में डूबा रहा और फिर उसने कहा, तुमने जितनी भी जानकारी इकट्ठी की है उतनी ही हमारे काम आ जाएगी। बस अब इसके बाद कुछ दिनों तक तुम कहीं भी बाहर मत निकलना। ये कहकर विश्वनाथ ने मयंक को अलविदा कहा और वहां से निकल गया। विश्वनाथ को विदा करने के बाद मयंक अपने कक्ष में नहाने के लिए गया। राम बहादुर ने जैसे ही उसे आते हुए देखा वो तुरंत ही गुसलखाने में चीजें ठीक करने लगा। कुछ देर में मयंक नहाने के लिए गुसलखाने गया और पूरे दिन और रात की थकान उस गर्म पानी से निकल गई। गर्म पानी से कुछ देर तक नहाकर मयंक को काफी अच्छा लग रहा था। इतने दिनों की बेचैनी, चिंता और कुछ ना कर पाने की विवशता नहाने के बाद कुछ कम हो गई थी। नहाने के कुछ देर बाद ही मयंक ने राम बहादुर को आवाज लगाई, राम बहादुर, मेरे लिए बाहर जाने वाले कपड़े लेकर आओ। जैसे ही राम बहादुर ने सुना कि मयंक बाहर जाने की बात कर रहा है वो तेज कदमों से मयंक के पास आकर धीमे स्वर में बोला, आप बाहर जा रहे हैं, पर क्यों? हालांकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि अगर मयंक ने कोई बात ठान ली है तो वो अब किसी की भी नहीं सुनेगा और इसलिए उसने एक जोड़ी काले रंग के कपड़े लाकर मयंक को थमा दिए। मयंक वो काले रंग के कपड़े पहनकर तैयार हो गया। जब मयंक कपड़े पहन रहा था तब राम बहादुर बहुत ही धीमे स्वर में दोबारा बोला, आप अभी तो लौट कर आए हैं और फिर से वापस जा रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि थोड़ा आराम करके और फिर काम करना चाहिए, ऐसे बिना आराम के।
मयंक उसकी बात सुन तक नहीं रहा था। उसने कपड़े पहनकर तुरंत बोला, वक्त क्या हुआ है? बहादुर ने कहा, वैसे आपके जाने का समय अब हो गया है, आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। राम बहादुर की बात सुनते सुनते मयंक कक्ष की खिड़की की ओर गया और पर्दा हटाकर बाहर का मौसम देखा। बाहर बहुत ज्यादा काले रंग के बादल छाए हुए थे। पूरा आसमान काला हो चुका था। आजकल वैसे भी मयंक के घर पर काले बादल ही छाए हुए थे। उसका अब अपने घर में रहने का उतना मन नहीं करता था जितना पहले करता था। जब से प्रियांक गायब हुआ था तब से ही कोई भी ठीक नहीं था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रियांक गया तो गया कहाँ। वो एक हवा की तरह गायब हो चुका था। मयंक को कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी प्रियांक को लेकर। उसने कितनी ज्यादा कोशिश करके देख ली थी पर फिर भी कुछ भी हाथ नहीं लगा था। कभी कभी उसे लगता कि अगर कोई इंसान जिंदा होता तो अपने पीछे कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही जाता है, और अगर वो मर चुका है तभी उसे ढूंढने में इतनी दिक्कत आती है। मयंक सोच रहा था कि अगर उस दिन उस सुनसान मैदान में वामाक्षी को होश नहीं आता तो कैसे कोई भी वामाक्षी को ढूंढ पाता, कैसे कोई जान पाता कि राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की ने एक जंगल में अपना दम तोड़ दिया। ऐसे नकारात्मक विचारों ने मयंक का दिमाग खराब कर दिया था। वो जोर जोर से चीखना चिल्लाना चाहता था पर अफसोस वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अभी तक प्रियांक को ढूंढने की न जाने कितनी उम्मीदें उसे देख रही थी और कुछ ही पलों में सारी उम्मीदें पानी में मिल गईं। वो अपना माथा पकड़कर नीचे बैठ गया। इधर वामाक्षी के महल में रात का खाना तैयार हो चुका था और जब से राजकुमारी के यहाँ की सेविका वामाक्षी के लिए खाना बनाने लगी थी तब से यहाँ का खाना बहुत बेहतर बनने लगा था। पुष्पा का खाना बनाने में कोई जवाब नहीं था। पुष्पा के आने के कारण अब शालू को भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। वो बस दिन भर आराम किया करती थी। शालू और पुष्पा एक ही कक्ष में वामाक्षी के साथ ही थे। तभी खिड़की पर एक अजीबोगरीब सी दस्तक होती है। ये एक अजीब दस्तक थी। कोई भी व्यक्ति इस तरह से खिड़की को खटकाता नहीं। जैसे ही शालू ने यह अजीब सी दस्तक सुनी उसने पुष्पा से कहा, पुष्पा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े मंगवाए हैं, चलो हम उन कपड़ों को लेकर आते हैं साथ में। जैसा कि पुष्पा हमेशा करती है वैसा ही उसने इस बार भी किया। अपनी जगह से टस से मस न हुई और उसके बाद खिड़की को देखते हुए शालू ने कहा, किसी ने खिड़की पर दस्तक दी है। अब शालू के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उसने पलटकर वामाक्षी की तरफ देखा। शालू और वामाक्षी दोनों को ही इस नई नवेली सेविका पुष्पा पर अभी भी भरोसा नहीं था। एक तो वो राजमहल से आई थी और ऊपर से उसकी बहुत सारी हरकतें भी अजीब थी। शालू वामाक्षी को देख रही थी और वामाक्षी शालू को। उन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए। उधर पुष्पा कभी खिड़की की ओर देखती, कभी वामाक्षी की ओर और कभी शालू की ओर। पुष्पा की नजरों में अब कुछ शक समा गया था। उसे लग रहा था जैसे उससे कुछ बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही थी। आखिर क्या छुपा रहे थे दोनों पुष्पा से? वामाक्षी और शालू आखिर क्यों पुष्पा पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे? क्या पुष्पा पर भरोसा करना उन दोनों को भारी पड़ सकता था? क्या सचमुच में प्रियांक की मौत हो चुकी थी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए